अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस कर रहे हैं लियारी मेडिकल कॉलेज का 2016 का पेपर। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज करेक्ट। तो जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा होगा, हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली स्टार्ट होता है आपकी स्किन से। स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कोई ना कोई इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है उसे डिटेक्ट करते हैं और इस न्यूरॉन को बताते हैं। ये न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, उसे हम मिलाकर कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपके एक और तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से ही बना हुआ है। दीज न्यूरॉन्स आर नोन एज इंटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन था, दीज आर इंटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को पढ़ना, समझना और उसका जवाब तैयार करके अगले न्यूरॉन को देना, जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन फिर ये लेकर आता है जवाब किसी मसल तक, किसी ग्लैंड तक, उसको हम कहते हैं इफेक्टर, जिससे कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर हमें इनके फंक्शंस फाइंड आउट करने। तो पहले सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन देखते हैं। मैंने बताया कि इसका काम होता है रिसेप्टर से मैसेज लेना और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक देना। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन और डायरेक्टली टू CNS। तो एग्जैक्टली यही फंक्शन है इसका कि रिसेप्टर से मैसेज लेना और अदर न्यूरॉन या फिर डायरेक्टली CNS को मैसेज देना। CNS के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स, उन तक मैसेज पहुंचाना, यही सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन के हवाले से। इंटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? दे आर फाउंड इन द सेंट्रल न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटर कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इट टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर। इससे मैसेज लेता है, कंट्रोल सेंटर से या CNS से मैसेज लेता है और फिर किसको देता है? इफेक्टर को देता है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ए जो है वो राइट आंसर है। All of the following are the effects of red light on plant except। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बॉटनी के टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है फाइटोक्रोम्स का। अब ये फाइटोक्रोम्स क्या होता है? देखें, हमारे पास जिस तरीके से आँखें होती हैं जो हमें बताती हैं कि कब लाइट है कब लाइट नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि प्लांट की जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं या प्लांट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के अंदर होती है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी जिस तरफ लाइट होती है प्लांट उस तरफ मूव करता है। तो सवाल तो ये है कि प्लांट के पास आंखें कहाँ हैं? प्लांट को पता कैसे लगता है कि लाइट है या नहीं, और फिर ये कैसे पता लगता है कि किस तरफ है लाइट? सिमिलरली आपने एक तरह की मूवमेंट पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट, जिसके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो दिन के वक्त खुलते हैं, यानी लाइट में खुलते हैं, और रात के वक्त बंद हो जाते हैं। तो सवाल ये कि प्लांट को पता कैसे लगता है कि भाई लाइट है या नहीं? तो जिस तरह हमारे पास आंख होती है, प्लांट की आंख जो है उसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम। तो ये जो फाइटोक्रोम का वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली प्लांट की आंख होती है। फाइटोक्रोम कुछ नहीं है, फाइटोक्रोम बेसिकली एक अदद कॉम्प्लेक्स है। किसका? ये बना होता है प्रोटीन से और एक अदद पिगमेंट से। पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये प्रोटीन और पिगमेंट का मिक्सचर होता है, इसको में हम कहते हैं फाइटोक्रोम। ठीक है, ये बेसिकली प्लांट की आंख के तौर पर बिहेव करता है और ये रिसेप्टर के तौर पर काम आता है, लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है। अच्छा, अब ये जो फाइटोक्रोम है इसकी 2 हालतें हैं। एक हालत जो है उसको हम कहते हैं P660 और एक हालत जो है इसकी उसे हम कहते हैं P730। ठीक है, ये जो 660 और 730 है बेसिकली लाइट की वेवलेंथ है जिसके ऊपर ये बेस्ट वर्क करते हैं। अच्छा, जिस तरह, पहले मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये है क्या। जिस तरह हमारी कुछ हालतें होती हैं ना, हमारी 2 हालतें होती हैं। एक हालत वो होती है जिसे हम कहते हैं टायर्ड, ठीक है, और एक हालत हमारी वो होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेश। जिस वक्त हम टायर्ड होते हैं उस वक्त हमारा काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाते हैं। हम काम कर सकते हैं, कम काम करते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। तो टायर्ड वाली कंडीशन को मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी लेस एक्टिव फॉर्म है। इस वक्त मेरा काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर कहा जाए तो कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जान नहीं है। और जो मेरी फ्रेश वाली हालत है, इस वक्त काम करने का दिल तो खैर किसी का नहीं करता, लेकिन फ्रेश वाली हालत के अंदर मैं एक्टिव होता हूँ, तो ये मोर एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, क्या हमारी ये 2 हालतें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जब आप टायर्ड हैं तो अगर आप नींद ले लें, ठीक है, स्लीप, और खाना पीना कर लें, तो ये दोनों हालतें, ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये आपको रिचार्ज कर देती हैं और आप टायर्ड से दोबारा फ्रेश कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं।
और जब आप फ्रेश होते हैं उस वक्त आप दिन भर काम करते हैं, तो वो जो पूरा काम है वो थका देता है आपको, तो वो आपको कन्वर्ट कर देता है दोबारा से टायर्ड वाली सिचुएशन के अंदर। तो ये आपकी दो हालतें हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फाइटोक्रोम है इसकी दो हालतें हैं। एक को हम कहते हैं P660, ये है लेस एक्टिव, और दूसरी हालत जो है इसकी P730, ये है मोर एक्टिव। ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। होता क्या है, दिन के वक्त जब रेड लाइट होती है मेनली, तो वो रेड लाइट जब इस पर पड़ती है, P660 पर पड़ती है रेड लाइट दिन के वक्त, तो ये कन्वर्ट हो जाता है P730 में। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि ये शेप है P660 का और ये शेप है P730 का। तो जैसे ही इसके ऊपर रेड लाइट पड़ी, इसका शेप चेंज हो गया, इसकी हालत बदल गई, और ये P730 वाली हालत में इस हालत में आ गया जो कि एक्टिव है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की प्रमोशन के काम करेगा। जब रात के वक्त रेड लाइट नहीं होती तो उस वक्त हमें विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर एक लाइट मौजूद होती है जिसे फार रेड लाइट कहते हैं। तो वो फार रेड लाइट जो है जब इस पर पड़ती है तो ये दोबारा अपनी पुरानी वाली हालत में कन्वर्ट होने लगता है, फार रेड लाइट। ठीक है, और जब ये इस वाली हालत में आ जाएगा तो मैंने आपको बताया कि ये लेस एक्टिव फॉर्म है, तो आपको नजर आएगा कि ग्रोथ के जो काम है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बंद नहीं हो रहे, इक्का दुक्का ग्रोथ के काम हो रहे हैं, बट ज़्यादा ग्रोथ के काम जो होंगे वो मोर एक्टिव फॉर्म करवाएगी, लेस एक्टिव नहीं। तो बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक कॉलम बना हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है रेड लाइट के इफेक्ट्स और एक तरफ लिखा हुआ है फार रेड लाइट के इफेक्ट्स। ठीक है, उससे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो बेसिकली रेड लाइट के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ जो लिखे हुए हैं इस कॉलम के अंदर जो लिखे हैं वो इनमें से किसके हैं? अगर मैं आपसे पूछूं जो रेड लाइट के इफेक्ट्स हैं वो इसके हैं या इसके हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा वो हैं P730 के। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेड लाइट पड़ी, P660 तो रहा ही नहीं ना, ये तो कन्वर्ट हो गया किस में? 730 के अंदर। तो जो काम रेड लाइट की मौजूदगी में हो रहे हैं वो ये नहीं करवा रहा, ये तो रहा ही नहीं, ये तो कन्वर्ट हो गया इस हालत में। वो काम कौन करवा रहा है? वो P730 करवा रहा है। P730 कैसा है? P730 एक्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कौन से होंगे? ग्रोथ प्रमोशन के काम होंगे। ठीक है, ग्रोथ प्रमोशन के। एक काम आपने याद रखना है, उस चार्ट के उस कॉलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे काम जो है वो ग्रोथ प्रमोशन के नज़र आएंगे, सिवाय एक काम के। मेनली एक काम, फ्लावरिंग के अलावा अगर मैं बताऊं तो एक काम है जो ग्रोथ प्रमोशन का आपको नज़र नहीं आएगा। तो पहले मैं यहाँ से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, इन्होंने पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब है P730। ठीक है, रेड लाइट पड़ते ही P660 कन्वर्ट हो जाता है P730 में। यहाँ लिखा हुआ है P660 चेंज हो गया P730 में। ये होता है, हमें वो ढूंढना है जो नहीं होता। फ्लावरिंग करवाता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको ज़्यादा वक्त लाइट चाहिए होती है। तो जाहिर है रेड लाइट जो है वो एक्टिव वाली फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। ये अगर देखें, इंड्यूस इंक्रीज इन द लीफ एरिया। लीफ का जो एरिया है, ये लीफ का सरफेस एरिया है, ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये लीफ का लेमिना कहलाता है या लीफ का एरिया कहलाता है। रेड लाइट जब पड़ती है तो इस एरिया के अंदर इंक्रीज होता है, ये भी ग्रोथ प्रमोशन का काम है, ये भी होता है। कॉजेज एपिकोटाइल हुक टू अनबेंड। प्लूम्यूल बेसिकली वो पार्ट होता है सीड के अंदर के जहाँ से स्टेम या शूट निकलनी होती है, उसके ऊपर एक हुक पड़ा हुआ होता है। जब वो हुक अनबेंड होगा तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होगी। अगर वो बेंड रहेगा तो प्लूम्यूल से शूट नहीं निकलेगी। तो मैंने बताया था कि रेड लाइट जो है वो 730 बनवाती है और 730 एक्टिव है और ये ग्रोथ करवाता है, तो ये काम भी होता है। ये काम आपको बाज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ग्रोथ प्रमोशन वाला है। इंटरनोड किसे कहते हैं? ये हमारे पास अगर स्टेम है तो इसके अंदर यहाँ से लीफ निकलता है, यहाँ से लीफ निकलता है, तो ये पॉइंट कहलाते हैं नोड्स और इनके दरमियान वाला एरिया कहलाता है इंटरनोड। तो इंटरनोड की ग्रोथ प्रमोट हो रही है, इलोंगेट हो रही है। ठीक है, यानी ये बड़ा हो जाए साइज। ये बाज़ाहिर तो नज़र आ रहा है ना कि ये ग्रोथ प्रमोशन का काम है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट सारे काम ग्रोथ प्रमोशन के करवाती है, लेकिन इस एक को आपने याद रखना है, ये इंटरनोड की इलोंगेशन नहीं करवाती, रेड लाइट इसे इनहिबिट करती है। तो ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। उस कॉलम के अंदर आप देखेंगे तो सारे आपको पॉजिटिव काम मिलेंगे। ये एक काम जो है आपको इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इज इनहिबिटेड होना चाहिए। रेड लाइट इनहिबिट करती है जबकि फार रेड लाइट प्रमोट करती है, ये ऑपोजिट है। बाकी सारे काम जो है आपको वो पॉजिटिव नजर आएंगे। फार रेड लाइट के अंदर अगर आप देखेंगे, ये वाले यहाँ देखेंगे तो ये कौन करवा रहा है? ये P660 करवा रहा है,
क्योंकि जब फार रेड लाइट पड़ती है तो 730 तो बाकी नहीं रहता, वो कन्वर्ट हो जाता है 660 में, और 660 का काम है तकरीबन सारे काम ग्रोथ ना करवाने के। तो ये जो प्लोम्यूल हुक है ये अनबेंड नहीं होगा, ये बेंड रहेगा, ठीक है। जब आप फार रेड लाइट में देखेंगे लीफ का एरिया इंक्रीज नहीं होगा, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, इनहिबिट हो जाएगी, P730 चेंज हो जाएगा P660 में। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना ये करेक्ट हो जाएगा। फार रेड लाइट जो है वो इलोंगेशन करवाती है इंटरनोड की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछूं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ फार रेड लाइट एक्सेप्ट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ वन, इनमें से कोई एक ऐसा है जो इफेक्ट है फार रेड लाइट का, तो यही क्वेश्चन जो है मैं रख के दे सकता हूँ और यही उसका आंसर होगा। ये रेड लाइट का इफेक्ट नहीं है, ये फार रेड लाइट का इफेक्ट है। स्पाइरोकीट बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलाइडम कॉजेस, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जोलॉजी का जो पोर्शन है वहाँ पर STI मौजूद है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। उसके अंदर हमारे पास एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जो स्पाइरोकीट है, स्पाइरल शेप इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है, जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलाइडम। अच्छा, अब ये जो सिफिलिस है इस बीमारी के अंदर होता क्या है, ये एक सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, ऑल्दो ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। तो कौन से सिस्टम को इफेक्ट करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ आपके स्केलेटल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, एओर्टा के ऊपर अटैक करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है ये डैमेज करता है। होता क्या है, ये जो सिफिलिस का बैक्टीरिया है ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। और आपको पता है हमारे हाथ और पैर स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, सारी जो हमारे मैसेजेस हैं ब्रेन तक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए, तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। तो ये नर्वस सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, और तीसरा आपके स्केलेटल सिस्टम को डैमेज करता है अलॉन्ग विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक बात आपने सिफिलिस के बारे में याद रखनी है। गोनोरिया जो है ये नेसेरिया से होता है, नेसेरिया बैक्टीरिया है, नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डैमेज करता है, मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा तो पस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यूरिथ्रा जो है, जो पाइप यूरिन पास करने वाला है, उससे पस डिस्चार्ज होता है। फीमेल के अंदर अगर ट्रीट ना किया जाए तो जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। जेनाइटल हर्पीज़ जो है ये बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो बॉडी के बाहर होता है। मेल के अंदर आपने पढ़ा होगा पीनिस और स्क्रॉटम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट है जो बॉडी के बाहर है, तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वो कहलाता है वल्वा, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। इनके ऊपर दाने दाने से हो जाते हैं, वो कंडीशन कहलाती है जेनाइटल हर्पीज़। एड्स के बारे में तो खैर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। बिलो द पॉइंट एट विच द कॉटिलिडन्स आर अटैच्ड द एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड। देखिए भाई, अगर ये हमारे पास बीन का सीड है, इसको हमने खोल दिया है 2 पीसेस के अंदर, तो ये जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रही है ये कहलाता है कोट, ठीक है, ये सीड का कोट है। कोट के अंदर एक और तरह की कवरिंग आपको नज़र आती है, अगर मैं बनाऊँ इसे किसी और कलर से। अच्छा, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ एम्ब्रियो। इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ एम्ब्रियो, ठीक है। और इस एम्ब्रियो से निकलता है कॉटिलिडन। चूँकि ये जो बीन है ये डाइकॉटिलिडन है तो इसके अंदर 2 पीसेस होंगे, तो ये एक पीस है, ये पूरा पीस, ये एक कॉटिलिडन है और एक इस तरफ होगा, ये दूसरा कॉटिलिडन है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को अब मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एम्ब्रियो है, इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कहते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर अटैच है कॉटिलिडन, ठीक है। मैं पूरा कॉटिलिडन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पर कॉटिलिडन अटैच है एम्ब्रियो से। अच्छा, अब कुछ नाम है हमारे पास। ये पॉइंट है जहाँ पर कॉटिलिडन अटैच है, तो इससे ऊपर वाला जो पॉइंट, इससे ऊपर वाला जितना भी एरिया होता है दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। कॉटिलिडन से ऊपर है ना, तो ऊपर के लिए वर्ड यूज होता है एपी, और इससे नीचे वाला जितना भी एरिया दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट। एपिकोटाइल का जो बिल्कुल आखिर वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल एंड, एपेक्स जो होता है, किनारा जो होता है, दिस इज नोन एज प्लोम्यूल, और यहाँ से निकलती है शूट। और हाइपोकोटाइल का जो बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा होता है, किनारा होता है, दिस इज नोन एज रेडिकल, और यहाँ से निकलती है
रूट, इससे प्लोम्यूल से निकलेगी शूट और रेडिकल से निकलेगी रूट। तो इन्होंने क्या पूछा है, बिलो द पॉइंट, कॉटिलेडन से नीचे वाला जो एरिया है, कॉटिलेडन जहाँ पर अटैच होता है एम्ब्रियो एक्सिस से, उसके नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, तो भाई ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। अगर वो ऊपर वाला पूछते तो वो कहलाता है एपिकोटाइल। ठीक है। द रेडियस एंड अल्ना जॉइन एट द रिस्ट विद द स्मॉल डैश कार्पल बोन्स। तो ये हमारे पास ह्यूमरस है। ठीक है, ये ऐसी बना रहा हूँ मैं सिंपल सी, ये मेरा आर्म है और ह्यूमरस के बाद ये हमारे पास ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे ये हमारे पास दो बोन्स हैं। ठीक है, ये एक बोन आ गई और ये दूसरी बोन आ गई, ये रेडियस और अल्ना हो गई। उसके बाद हमारी रिस्ट आती है। तो रिस्ट के अंदर इन्होंने पूछा है कि रेडियस और अल्ना जो है वो यहाँ पर कितनी बोन्स हैं उनसे अटैच होती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर तकरीबन 8 हड्डियाँ होती हैं, छोटी 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 6 हो गई, ये नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो ये 8 हड्डियाँ होती हैं, ये एरिया कहलाता है रिस्ट। उसके बाद 5 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, और उसके बाद फिर 14 हड्डियाँ होती हैं हमारी जिन्हें हम कहते हैं फेलेंजेस। हर उंगली के अंदर 3 होती हैं और जो अंगूठा है उसके अंदर 2 होती हैं। ठीक है, तो ये 3 6 9 12 और ये 2 14। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये इससे ऊपर ये फेलेंजेस हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, और ये 8 छोटी हड्डियां जो आपकी कलाई में होती हैं, रिस्ट में होती हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। बाकी ये रेडियस, ये अल्ना और ये हमारे पास ह्यूमरस है। प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। ये चैप्टर 9 के अंदर आपको कुछ बॉटनिकल नेम्स मिल जाएंगे, बड़ा ही बेकार सा टॉपिक है, नाम याद भी नहीं रहते। तो प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा जो है ये बेसिकली देवी को कहते हैं। ये कुछ नाम जो है ये पूछ लेते हैं आपसे, तो इसको ज़रा याद कर लेना। ओके, द डायग्राम इज टेकन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल। ठीक है, नेम द ऑर्गन लेबल्ड बी। पहली बात तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ किसको लेबल किया है। मेरे ख्याल में डी ये है, सी इसको कहा है, बी इसको कहा है, और ए जो है वो इनमें से किसी चीज़ को कहा, या तो इसको कहा या इसको कहा। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसे प्रॉपरली देखेंगे डायग्राम के अंदर तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब जैसे ही मैंने ये अंदर वाली मेम्ब्रेन बनाई आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो डी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, हमें बी बताना है। सी क्या है, ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और न्यूक्लियस से निकलता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो पूरे सेल में फैल जाता है। ये कुछ मेम्ब्रेनस चैनल्स होते हैं और ये 2 तरह का होता है। एक तो इस तरह का हो गया, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर छोटे 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 दाने होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये दाने। और इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ट्यूब की फॉर्म में होता है जिसके ऊपर कोई दाने नहीं होते। ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म में होता है, कोई दाने मौजूद नहीं है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला रफ है जिसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं, ये दाने राइबोसोम्स हैं, और ये वाला स्मूथ है। तो ये सी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, हमसे पूछा है बी के बारे में। अब अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये इसके ऊपर इस तरह के फ्लैट बैग्स हैं। ठीक है, ये फ्लैट सैक कह लें, सैक भी बैग के लिए वर्ड यूज़ होता है, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है दूसरे की बनाई हुई चीज़ को लेना, रिसीव करना, उसके अंदर छेड़खानियाँ करना, कोई चीज़ हटा देना, कोई चीज़ अटैच कर देना, दोबारा से पैक करना और आगे भेज देना। दिस इज़ नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बी है ये बेसिकली हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये जो ए है ये या तो सीक्रेटरी बैग होगा। अगर यहाँ से मुझसे पूछा जाए कि ए क्या है, तो ए जो है ये हमारे पास एक बैग मुझे नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ डॉट डॉट है, ये बेसिकली हमारा लाइसोसोम है। लाइसोसोम वो बैग होता है, वो बॉडी होती है कि जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो ये वाला हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया, वैक्यूल इसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा। ये छोटे छोटे पीसेस, खाली पीसेस जो हैं ये वैक्यूल हो सकते हैं, बट खैर। ओके, इन द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल p² + 2pq + q² इज इक्वल टू। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या। देखिए, हार्डी-वेनबर्ग कहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब एक जगह पर एक स्पीशी के कुछ मेंबर्स रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ डॉग्स लिए और उन्हें दुनिया से अलग कर दिया, बाकी डॉग से अलग कर दिया। ये एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो गई, एक ऐसी पॉपुलेशन जिसको आपने अलग कर दिया, इसको हम कहते हैं डीम। आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है डीम। हार्डी-वेनबर्ग कहते हैं कि अगर ये पॉपुलेशन आइसोलेटेड रहे और कुछ कंडीशंस हैं जो प्रॉपरली अप्लाई की जाएँ। फॉर एग्जांपल
कोई म्यूटेशन ना हो इनके अंदर, इन्वायरमेंट से कोई डैमेज ना हो, और यहाँ का कोई डॉग बाहर के किसी डॉग के साथ रिप्रोडक्शन ना करे, ना बाहर से कोई आए ना अंदर से कोई जाए, तो आप हज़ारों साल बाद भी देखेंगे तो इस आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी थी अलील की और जो फ्रीक्वेंसी थी जीनोटाइप की वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये अलील और जीनोटाइप क्या होते हैं, इसके लिए आप जेनेटिक्स की मेरी एक वीडियो देख लें इंट्रोडक्शन वाली। तो वो ये कहते हैं कि सपोज कर लें कि एक गार्डन है जिसके अंदर आपके पास 100 दरख्त हैं और उन दरख्तों में 2 तरह के फूल लगते हैं। ये एक ही स्पीशी का है लेकिन उसमें 2 तरह के फूल लगते हैं, लाल भी और सफ़ेद भी। तो 75 दरख्त ऐसे हैं जिनमें लाल फूल लगा हुआ है और 25 दरख्त ऐसे हैं कि जिनमें सफ़ेद फूल लगा हुआ है। अगर ये पॉपुलेशन आइसोलेटेड रहे तो आप 1000 साल बाद भी आ जाएंगे तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर है, वो चेंज नहीं होगा। ये कहते हैं हार्डी और विनबर्ग। तो इनके मुताबिक ये जो इक्वेशन है ये बराबर होती है 1 के। इसको इस तरह भी लिखते हैं, P + Q जो है ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। P + Q² जो है ये बराबर होता है 1 के, और P² + 2PQ + Q² ये भी बराबर होता है 1 के। ये मैं हार्डी विनबर्ग का जब टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा। द डायग्राम शोज द टीथ ऑफ द लोअर जॉ। ये लोअर जॉ है हमारा, ठीक है। विच टूथ इज़ एन इंसाइजर। तो हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं, एक इंसाइजर होते हैं और फिर कैनाइंस होते हैं और उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि जो पीछे होते हैं, जो चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो ये जो पीछे वाले 3 हैं, ये और ये, दीज आर मोलर्स। ये जो डी है ये बेसिकली मोलर्स हैं। उससे आगे जो आपको 2 नज़र आ रहे हैं इस तरफ और इस तरफ, दीज आर प्री मोलर्स, ठीक है। मोलर्स से पहले वाले प्री मोलर्स। उससे पहले आपको जो ये शार्प सा टीथ नज़र आ रहा है, अगर इसको आप सीधा देखते हैं, जो ड्रैकुला के दांत होते हैं, ये पॉइंटेड सा दांत होता है दोनों तरफ, ये वाला दांत, दिस इज़ कैनाइन, ठीक है। ये गोश्त की चीर फाड़ के लिए इस्तेमाल होता है, दिस इज़ कैनाइन। और फिर आगे जो ये 4 दांत नज़र आते हैं, ठीक है, जो खरगोश के 2 दांत जिन्हें कहते हैं आप, तो ये जो 4 दांत जब आप मुस्कुराते हैं तो ये नज़र आते हैं मेनली। सो दीज आर इंसाइजर्स। 2 इस तरफ होंगे, ठीक है, और 2 इस तरफ होंगे, दीज आर इंसाइजर्स। तो इसमें जो इंसाइजर है वो बेसिकली बी है। ओके, द डायग्राम शोज अ ट्री ट्रंक विद द रिंग ऑफ बार्क। बार्क जो है बेसिकली आउटर लेयर होती है, विच इंक्लूड्स द फ्लोएम रिमूव, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास एक दरख्त का तना था, इन्होंने क्या किया, इस एक पीस में से आउटर लेयर निकाल दी। तो ये कुछ इस तरह का हो गया, यहाँ से मोटा है, ठीक है, और यहाँ से ये पतला हो गया क्योंकि इन्होंने कोई छेड़खानी की है। और ये वाला पीस जो था, इतना पीस जो था, ये इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो आउटर कवरिंग थी जो बार्क कहलाता है, और साथ में फ्लोएम था। क्योंकि अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें, अगर मैं इसे यहाँ पे काट के दिखाऊं एक छोटा सा पीस आपको, तो जो वैस्कुलर बंडल होता है सेंटर में, जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें अंदर की तरफ, ये जो अंदर की तरफ जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जाइलम होता है। जाइलम अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ जो होता है वो फ्लोएम होता है। बाहर की तरफ, अल्लाह, ये जो बाहर की तरफ वाले सेल्स हैं, ठीक है, ये फ्लोएम है। तो इन्होंने यहाँ से पूरा पीस काट के निकाल दिया, जाइलम अंदर बाकी है और जो पूरा ये रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है, ये इन्होंने हटा दिया। अब इन्होंने पूछा क्या है, द ट्री विल इवेंचुअली डाई। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो दरख्त है जिसके अंदर हमने ये छेड़खानी की है वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस एक्शन से क्या चीज़ थी जिसकी सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो गई। तो बहुत आसान सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो फ्लोएम का जो फंक्शन होता है वो होता है फूड की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लीव्स जो खाना बनाते हैं, वो खाना पूरी प्लांट की बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के ज़रिए होता है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी जो ग्लूकोज है उसकी ट्रांसपोर्ट लीव से पूरी बॉडी के अंदर नहीं हो सकेगी, और जाहिर सी बात है जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो एटीपी नहीं बनाएंगे, जब एटीपी नहीं बनाएंगे तो वो कोई काम नहीं कर सकेंगे और प्लांट की डेथ हो जाएगी। अगर ये कहते हैं कि हमने फ्लोएम को बाकी रहने दिया और हमने जाइलम को हटा दिया, तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि वाटर जो है और मिनरल्स जो हैं, मेनली वाटर जो है वो लीव्स तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जाइलम का फंक्शन होता है रूट से पानी लेना और ऊपर
लीव्स तक जो है वो पहुंचाना, ऊपर लीव्स तक पहुंचाना, ये जाइलम का फंक्शन होता है। यहाँ पे फ्लोएम की बात की थी तो उसका काम है फूड की ट्रांसपोर्ट, जिसे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं।